हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति सिंह और आपका इस वीडियो में बहुत 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 स्वागत करती हूं। और ये जो आज का हमारा टॉपिक है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 और इसका जो है पहला यूनिट जो कि है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस यूनिट में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी एलिमेंट्स हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या इसेंशियल्स हैं, क्या क्या ज़रूरी बातें हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट कितने तरह के होते हैं। उसके बाद हम लोग ऑफ़र पढ़ेंगे कि ऑफ़र होता क्या है, ऑफ़र किसके द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद एक्सेप्टेंस देखेंगे और जो भी लीगल रूल्स हैं उसके काइंड्स हैं वो सब हम लोग कवर करेंगे। तो पहला बात है कि व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम लोग बोलते किसे हैं? तो जब एक एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, जब ये दोनों मिक्स हो जाए, ये दोनों क्या हो जाए, मिल जाए, तो हम क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिएबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। और ये किस चीज़ के अंदर डिफाइन किया गया है? ये सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डिफाइन किया गया है। तो इसका सेक्शन भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, इसे प्लीज़ याद रखें कि सेक्शन 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है। तो एन एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब एग्रीमेंट क्या है? द टर्म एग्रीमेंट गिवन इन सेक्शन 2E। तो सेक्शन 2E में क्या बताया गया है? एग्रीमेंट को बताया गया है कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो जो भी प्रॉमिस है वो क्या करती है, अपने लिए कंसिडरेशन एक दूसरे के लिए रखती है, इसे हम क्या बोलेंगे, एग्रीमेंट बोलेंगे। तो एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, वो कंसिडरेशन रखते हैं। उसके बाद आता है प्रॉमिस। व्हाट इज प्रॉमिस? तो सेक्शन 2B में प्रॉमिस को डिफाइन किया गया है कुछ इस तरह कि व्हेन द पर्सन टू हुम द प्रपोजल इज मेड, जिस किसी भी पर्सन के लिए प्रपोजल बनाया जाता है वो क्या करता है, अपना सहमति जताता है, सहमति जताता है। इज मेड सिग्निफाई हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। तो प्रॉमिस का किसे बोलेंगे कि प्रॉमिस क्या है कि जब प्रपोजल बताया जाए, अपने जो भी इच्छा है उसको बताई जाए कि प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइड हिज एसेंट देयर टू द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। तो जब वो प्रपोजल क्या होगा, एक्सेप्ट होगा। प्रपोजल जब एक्सेप्टेड होगा तो क्या हो जाएगा, हमारा प्रॉमिस बन जाएगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस। तो एग्रीमेंट किसका नतीजा है, एग्रीमेंट किसका है, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस का नतीजा। ओके, तो एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, देन इट विल become the agreement. Okay, enforceability by law. तो an agreement to become a contract must give rise to a legal obligation which means duly enforceable by law. तो enforceability by law क्या है, इससे हम समझते हैं। एक एग्रीमेंट को हम तभी कॉन्ट्रैक्ट बोल सकते हैं जब क्या हो, उसको लीगल ऑब्लिगेशन मिला हो, मीन्स लॉ के तरफ से वो क्या हो, उसको परमिशन मिला हो, तभी उसे हम एग्रीमेंट बोल सकते हैं। तो एन एग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट, एक एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनने के लिए उसे एकदम मस्ट ज़रूरी है, एकदम ज़रूरी है कि उसे लीगल ऑब्लिगेशन मिले, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो क्वेश्चन आता है कि अगर किसी एग्रीमेंट को अगर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं मिलता है, कोई भी मतलब कोई भी ऐसा चीज़ है उसमें कि जो उसे लीगली इन्फोर्सिबल होने से रोकता है, तो क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है? तो जवाब है कि नहीं बन सकता। जब तक इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ किसी भी एग्रीमेंट में नहीं आती है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता है। ओके, तो इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ जब किसी एग्रीमेंट को मिलता है तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो कॉन्ट्रैक्ट इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ। जैसे कि एग्जाम्पल 1 है कि ए एग्री करता है बी के साथ कि वो कार को सेल करेगा बी को कितने में, 2 लाख में। तो ए इज़ अंडर एन ऑब्लिगेशन, तो ए का ऑब्लिगेशन यहाँ पे क्या है कि वो कार को क्या करे, बी को दे
A is under an obligation to give a car to B and B has the right to receive the car on payment of Rs 2 लाख। तो यहाँ पे दोनों के अलग अलग ऑब्लिगेशन है। ए का क्या है कि वो बी को दे कार, बी का ऑब्लिगेशन क्या है कि जो उन्होंने फिक्स प्राइस किए हैं, जो उन्होंने तय अमाउंट है, जो भी 2 लाख रुपए उनको वो दे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑब्लिगेशन बोलेंगे। ये दोनों क्या है, अंडर कंसिडरेशन है। फादर प्रोमिसेस हिज सन टू पे हिम पॉकेट अलाउंस ऑफ Rs 500 एवरी मंथ। एक फादर हैं, एक पिता हैं, उन्होंने प्रॉमिस किया अपने बेटे को कि उनको 500 रुपये वो क्या करेंगे पॉकेट मनी देंगे एवरी मंथ, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर। बाद में जाके वो क्या करते हैं, देने से मना कर देते हैं। द सन कांट रिकवर द सेम इन कोर्ट ऑफ लॉ, दिस इज अ सोशल एग्रीमेंट। तो वो उनका जो लड़का है वो जाके इस बात को कोर्ट में उस पैसे को रिकवर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि ये एक सोशल एग्रीमेंट है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के बीच में। तो सोशल एग्रीमेंट जो है वो लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं करता है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। दिस इज नॉट क्रिएटेड विथ एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप एंड हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। So law of contract deals only such legal obligation which has resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligation are outside the purview of law of contract. तो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी को लीगल मानता है जो कि लॉ के थ्रू क्या हो, इन्फोर्सिबल हो। तो so law of contract deals only such legal obligation which has resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. However, some obligations are outside the purview of law of contract. Okay, basis of difference. Agreement और contract में हम लोग difference करने वाले हैं। Meaning of agreement: every promise and every set of promises forming the consideration for each other. तो agreement में क्या होता है कि जो भी promise हैं और वो क्या करते हैं, अपने लिए consideration fix करते हैं। Every promise and every set of promise forming the कंसिडरेशन फॉर इच अदर, एक दूसरे के लिए क्या करते हैं, कंसिडरेशन फॉर्म करते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इक्वल टू एग्रीमेंट। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट में एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ, तब जाके वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। स्कोप क्या है, एग्रीमेंट क्या है, इट इज़ अ वाइडर टर्म। एग्रीमेंट एक वाइडर टर्म है जो कि लीगल और सोशल दोनों को इंक्लूड करता है। कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एक नैरो सेंस है जो कि सिर्फ लीगली इन्फोर्सिबल होता है, इसमें सोशल के लिए जगह नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में। ये क्या होता है, ओनली लीगली इन्फोर्सिबल एग्रीमेंट होता है। तो लीगल ऑब्लिगेशन क्या, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। एग्रीमेंट में क्या होता है कि लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं करता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट टू द पार्टी। ज़रूरी नहीं है कि एक एग्रीमेंट आपने बनाया तो वो आपका फेलियर होने पे आपको जो भी राइट्स हैं उसके मिल सके, नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में क्या, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट अगर फेलियर किसी भी वजह से होता है तो नेसेसरली क्रिएट अ लीगल ऑब्लिगेशन। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट राइट सर्टेन राइट टू द एवरी पार्टी। तो अगर आप कोई भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट करते हैं और किसी भी वजह से वो आपको क्या हुआ, लॉसेस हुए या किसी के कारण लॉसेस हुए, तो आपको क्या करेगा, राइट्स देगा। आपको क्या करेगा, राइट्स देगा। कौन देगा, कॉन्ट्रैक्ट में। एग्रीमेंट में आपको ये नहीं मिलने वाले। एग्रीमेंट हमेशा ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है वो सोशल एग्रीमेंट हो, तो जो कि सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होते ही नहीं है। नेचर ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। तो जरूरी नहीं है कि सभी एग्रीमेंट जो हैं वो कि कॉन्ट्रैक्ट हों, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। ये ज़रूरी है कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। क्यों, क्योंकि बिना एग्रीमेंट बने कॉन्ट्रैक्ट हो ही नहीं सकता, ठीक ना। तो पहले एग्रीमेंट आएगा फिर कॉन्ट्रैक्ट आएगा। तो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये क्यों कि ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि एग्रीमेंट क्या होता है, वाइडर टर्म होता है। एग्रीमेंट होता है क्या, वाइडर टर्म होता है जिसमें लीगल भी होता है और सोशल भी होता है। तो लीगल है तब तो ठीक है, लेकिन सोशल है अगर, तब जाके वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। सोशल लीगल है तो बन जाएगा। इसलिए ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।